हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी। ये तब है व्हेन देयर इज़ वैक्यूम, जब दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है तो ये फार्मूला है। लेकिन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, कैपेसिटर्स के दरमियान, प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव, इनके दरमियान आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो मैंने कहा था कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। किस वजह से बढ़ती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन क्या होती है? हमें पता है एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव है, जबकि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है। सो एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो एटम इज़ न्यूट्रल पार्टिकल। ये न्यूट्रल इस शक्ल में कब तक रहता है? जब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। लेकिन अगर आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एटम की शक्ल अब ऐसे नहीं रहेगी, बल्कि एटम की शक्ल में चेंज आती है। कैसे चेंज आती है? ये एटम, उसके सारे नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, सारे पॉजिटिव दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। गोया टू इक्वल और अपोजिट चार्ज, उनके दरमियान एक स्पेस बन जाता है, हर एटम एक डाइपोल बन जाता है। डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दे फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हर एटम एक डाइपोल बन गया। नेगेटिव किस एंड पर इकट्ठे होते हैं? जहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी है। पॉजिटिव किधर इकट्ठे होते हैं? जहाँ नेगेटिव प्लेट है। तो एटम की इस डिस्टॉर्शन को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम की इस किस्म की डिस्टॉर्शन का नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो ये इंसुलेटर, मगर इसके एटम पोलराइज हो जाते हैं। जो ही इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कैपेसिटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना, तो उसके एटम के दरमियान भी ऐसे ही डिस्टॉर्शन हो जाती है। उन तमाम एटम के नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, पॉजिटिव एक तरफ। नेगेटिव किधर इकट्ठे होते हैं? जहाँ पॉजिटिव प्लेट है, ये सारे नेगेटिव इधर इकट्ठे हो जाएंगे। और पॉजिटिव कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? जहाँ नेगेटिव प्लेट है। दरमियान के आपस में चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मसलन इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हो गया, ये पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो गया, ये अगर नेगेटिव है तो इस पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हो गया। तो दरमियान के चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए, अलबत्ता एक साइड पर नेगेटिव बच जाते हैं, एक साइड पर पॉजिटिव। नेगेटिव कहाँ इकट्ठे होते हैं? जहाँ पॉजिटिव प्लेट है। और पॉजिटिव कहाँ इकट्ठे होंगे? जहाँ। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि चार्ज डेंसिटी में कमी आ जाएगी, सिग्मा डिक्रीज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। किसी भी दो पैरेलल प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फार्मूला चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड होता है। उसका ये फार्मूला है, डिपेंड चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी में कमी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है। और हमने ये भी पढ़ा डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आएगी, पोटेंशियल में कमी आएगी। और हमने ये भी पढ़ा कैपेसिटेंस का Q डिवाइडेड बाई V कैपेसिटेंस होती है। तो देखिएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी गेट डिक्रीज। चार्ज डेंसिटी के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के आ जाने से कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाता है। एक लास्ट टॉपिक है जिसे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। फर्ज करें कैपेसिटर है, साथ रेजिस्टर है, कनेक्टेड टू बैटरी।
कनेक्टेड टू बैटरी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अगर मैं ए को सी से मिला दूं तो गया बैटरी का कनेक्शन मैंने ऑन कर दिया। बैटरी के ऑन होने से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और फिर इसको कुछ टाइम लगता है फुली चार्ज होने के लिए। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है। जब आप बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो टाइम में जो ही आप बैटरी को ऑन करेंगे फ़ौरन ही ये चार्ज नहीं हो जाता, बल्कि इसको कुछ टाइम लगता है चार्ज होने के लिए। सर्किट की रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर की अपनी भी रेजिस्टेंस होती है, इसको रिएक्टेंस कहते हैं। तो इन रेजिस्टेंस के नतीजे में कैपेसिटर को टाइम लगेगा चार्ज होने के लिए। इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम चार्ज फर्ज करें क्यू नॉट होना है और इधर टाइम है, ठीक है, तो कैपेसिटर ज़ीरो टाइम में फुली चार्ज नहीं हो जाता, बल्कि इसे कुछ टाइम लगता है चार्ज होने के लिए। फ़र्ज़ करें इतना टाइम लगा इसको चार्ज होने के लिए। अगर आर सी की वैल्यू ज़्यादा हो तो ये ग्राफ है, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर लार्ज आर सी है तो ज़्यादा टाइम लगेगा इसको चार्ज होने के लिए। अगर आर सी की वैल्यू स्मॉल हो तो ये जल्दी चार्ज हो जाएगी, ये स्मॉल आर सी है। गोया आर और सी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, कम टाइम लगेगा। जितनी आर सी की वैल्यू लार्ज होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए। तो जो आर सी है ओहम फेराड, ओहम फेराड किसके बराबर होता है? इसका यूनिट सेकंड के बराबर है। गोया इसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। आर सी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। तो आर सी टाइम है, जितना आर सी कम होगा उतना कैपेसिटर क्विकली चार्ज हो जाएगा, जल्दी रैपिडली चार्ज होगा। जितनी आर सी की वैल्यू स्मॉल होगी जल्दी चार्ज होगा, लार्ज होगी ज़्यादा टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए। तो हम टाइम कांस्टेंट को यूँ डिफाइन करते हैं वो टाइम जबकि कैपेसिटर चार्ज होते होते मैक्सिमम का 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, जब मैक्सिमम का 63% चार्ज हो जाए उस टाइम का नाम है टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चार्जिंग का केस है। अगर मैं ऐसा करूं, कनेक्शन यहाँ से सी से डिस्कनेक्ट करके बी से कनेक्ट कर दूं, अब मैंने बैटरी की सप्लाई ऑफ कर दी है, ठीक है। अब कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका था वो इस रास्ते अब डिस्चार्ज होगा। अब ये डिस्चार्जिंग के लिए भी क्विकली डिस्चार्ज नहीं होता, फ़ौरन ही ज़ीरो टाइम में डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि इसका चार्ज ज़ीरो होने में भी इन्फिनिट टाइम लगता है, ठीक है। कैपेसिटर डिस्चार्ज भी स्लो होता है, ऐसा होता है। अगर आर सी की वैल्यू स्मॉल है तो क्विकली डिस्चार्ज हो गया, ये स्मॉल आर सी है। और अगर आर सी की वैल्यू लार्ज है तो इसको ज़्यादा टाइम दरकार होगा डिस्चार्ज होने के लिए, ये लार्ज आर सी है। तो आर सी क्या है? वही टाइम है, टाइम कांस्टेंट है, ओहम है। जितना आर सी ज़्यादा होगा ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना आर सी कम होगा कम टाइम लगेगा। डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट क्या होता है? वो टाइम जबकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते मैक्सिमम का 63% डिस्चार्ज हो जाए, चार्जिंग के लिए 63% चार्ज हो जाए, और जब 63% डिस्चार्ज हो गया उस टाइम को भी आर सी टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो चार्जिंग के लिए 63% चार्ज होने की शर्त है और डिके के लिए 63% डिस्चार्ज होने की शर्त है। तो ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। थैंक यू।